आवाज़ी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सेंट लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शांति। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहाँ भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 27 जनवरी 2025 पीर के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। कश्मोर, कंधकोट और जकमाबाद से लेकर सांगड़ तक डाकू कल्चर, भत्ताखोरी, बढ़ती हुई बदमनी, कबायली दहशतगर्दी की वजह से इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। कंधकोट और कश्मोर के कच्चे के डाकू एक साल में 400 अफराद को अगवा कर चुके हैं। मुख्तलिफ शहरों में बढ़ती हुई कबायली दहशतगर्दी इंसानों के लिए ख़तरनाक बन चुकी है। कत्ल के वाक़यात रोज़ का मामूल बन चुके हैं। माजी के पुरअमन शहर सांगड़ में अब कत्ल के वाक़यात रोज़ का मामूल बन चुके हैं। सांगड़ के करीब खौफनाक वाक़या पेश आया जिसमें 3 लोग मारे गए। ज़िले सांगड़ के शहर चोटियारों में ज़मीन के तनाज़े पर 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग से 3 अफराद कत्ल जबकि 15 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। वाक़े के बाद मुश्तअल अफराद ने सांगड़ शहर में फायरिंग करके शहर को बंद करवा दिया। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पुलिस के मुताबिक झगड़े में कत्ल होने वाले 3 अफराद की मैयतें भी अस्पताल लाई गईं, जबकि गोलियां लगने से 6 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जिनको नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सांगड़ गोट जानी जुनेजो में पौने होने वाले खूनी तसादम में मुश्ताक जुनेजो, अब्दुल रसूल जुनेजो और अली बख्श जुनेजो कत्ल हो गए। कत्ल के खिलाफ मकतूलों के वर्सा ने प्रेस क्लब के सामने लाशें रखकर एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी धरना रात देर तक जारी रहा। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि कत्ल के वाक़े में MNA अलाउद्दीन जोनी जो मुल्लविस हैं, उन्होंने कहा कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, हमें इंसाफ दिया जाए। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि ये इंसानी सोच वाक़या रोनुमा हुआ है। 3 कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई, 17 अफराद गोलियों का निशाना बने। ख़वातीन, बच्चे चौक चौराहों पर दर बदर हो रहे हैं, मगर पुलिस का किरदार कहीं नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि बाला हुकाम IG सिंध को वाक़े का नोटिस लेते हुए मज़लूमों को इंसाफ मुहैया करे। सांगड़ में जो माहौल बनाया जा रहा है किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। पुलिस मज़लूमों के साथ होने के बजाय कातिलों की पुश्तपनाही कर रही है। चोटियारियों SHO गुज़िश्ता रोज़ अगर वाक़े को संजीदा लेता तो आज इंसानी अलमिया पेश नहीं आता। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि मज़लूमों को इंसाफ मिल सके। सियासी समाजी रहनुमाओं ने कहा कि सांगड़ पुलिस मुल्ज़मान की पुश्तपनाही कर रही है। खून की होली खेली गई है मगर पुलिस गायब है। मीरपुर चौक में एहतजाज जारी है, कोई भी पुलिस ऑफिसर मुज़ाकरात करने के लिए नहीं आया। कंदकोट में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत-हाल, अगवा, बराए तावान, भत्ताखोरी, हिंदू ताजर अनीश कुमार को फायर करके ज़ख्मी करने वाले वाक़े के खिलाफ ऑल पार्टीज़ मूवमेंट शहरी इत्तेहाद की जानिब से शटरबंद हड़ताल करके अमन रैली निकाली गई। रैली में हज़ारों की तादाद में शहर के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर इस तरह के जराइम के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएँ ताकि अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और ताजिर बरादरी अपने कारोबार में खौफ के बगैर मसरूफ़ रह सकें। कंधकोट और दीगर इलाकों में भत्ता माफिया की कार्रवाइयाँ तेज़ हो चुकी हैं और रियासती इदारे इन मुजरमाना सरगर्मियों को रोकने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। ये वाक़या इस बात की गवाही देता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे या तो बेबस हैं या फिर माफिया के सामने बेइख्तियार हो चुके हैं। ज़रा के मुताबिक कंधकोट में इसी तरह के वाक़यात में इजाफा देखने को मिल रहा है और ख़ास तौर पर हिंदू ताजिर तबका इन मसाइल से शदीद परेशान है। कई हिंदू ताजिर जिन्हें भत्ता माफिया की जानिब से मुसलसल धमकियाँ मिल रही हैं, वो मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान जा चुके हैं। इन वाक़यात के बायस न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं बल्कि अमन अमान की सूरत हाल भी ख़राब हो चुकी है। कच्चे के डाकुओं की वारदातें अब दूसरे शहरों तक पहुँच चुकी हैं।
सकरन के ताजिर को धमकियां देकर कहा गया है कि 10 दिनों में 1 करोड़ रुपए दो वरना नताइज के लिए तैयार रहो। सोने के ताजिर के घर पर नामालूम अफराद खत में 2 पिस्टल की गोलियां फेंक गए। ताजिर को व्हाट्सएप पर भी धमकी दी गई। पुलिस का कहना है कि धमकियां देने वाले खादिम का ताल्लुक कंधकोट से है। व्हाट्सएप नंबर कंधकोट का और एड्रेस भी खादिम पप्पू के नाम से ट्रेस हुई। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के चेयरमैन लखु लोहाना के इंडोर आमद पर सिंध धरती से मोहब्बत करने वालों ने साईं JM सईद की सालगिरह तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब की शुरुआत हरीश सहवानी ने कौमी तराने से की। नमोश तलरेजा ने दरिया सिंध के मौजू पर बातचीत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए लखु लोहाना का कहना था कि सिंध तारीखी हैसियत रखने वाला वतन है। सिंध वतन का जिक्र वेद में भी मिलता है। तारीख शाहिद है कि प्राचीन या दूसरे के नाम तो ख़त्म हो गए, लेकिन सिंध शुरू से लेकर आज तक कायम है। दरिया सिंध पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ सिंध का बच्चा बच्चा जाग चुका है। वो समझ रहा है कि दरिया सिंध पर केनाल नामंजूर का नारा सारी दुनिया में गूंज रहा है। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आवाज़ बुलंद की है। कामरेड चनी लाल ने खिताब किया। इस मौके पर सुनील गियाचंदानी, मनीष देवनानी, दिलीप भावनानी, डॉक्टर धर्मपाल प्रियानी, मनशा राम राजानी, प्रकाश पारवानी, कशु राजानी, कमल आहूजा, सुरेंद्र लछवानी और दूसरे मौजूद थे। जबकि मशहूर गुलकारा अभैया आहूजा ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गीत सुनाए। मोरू शहर में सिंधियानी तहरीक की जानिब से तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सिंधियानी तहरीक की तारीख पर लेक्चर देते हुए सिंधियानी तहरीक के मरकज़ी रहनुमा बख्तावर मल्लाह ने कहा कि सिंधियानी तहरीक की सिंधी समाज में खामोश इनकलाब बर्पा किया है। हम अपनी जद्दोजहद में लाखों सिंधियों को शामिल करके दरिया सिंध को बचा सकते हैं। सिंधियानी तहरीक तमाम समाजी बुराइयों के खिलाफ दीवार बन चुकी है। तालीम के मौजू पर लेक्चर देते हुए खुशबू के राणो ने कहा कि नसाबी तालीम अधूरी है, असल तालीम सियासी तरबियत है। अपनी बेटियों को सियासी तरबियत और तालीम दें ताकि वो गांव, शहर और पूरे ख़ानदान का सहारा बन सके। सिंधियानी तहरीक की मरकज़ी राब्ता सेक्रेटरी एडवोकेट कायनात डाहरी ने लतीफ़ की जद्दोजहद पर लेक्चर देते हुए कहा कि लतीफ़ की शायरी मज़लूमों के लिए बहुत बड़ी ताकत है। मुझे लतीफ़ ने सारी ज़िंदगी जद्दोजहद का सबक सिखाया। अवामी तहरीक के रहनुमा राशिद दाऊद पोता, हुसैन सुमरो, फरीद कलहोड़ो, सरमद राज पर सरवर सुमरो और दीगर रहनुमाओं ने और सिंधियानी तहरीक की बहनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दरिया सिंध पर 6 नए कैनाल्स, कारपोरेट फार्मिंग और कारुंझर, काचो और गोरख की ज़मीनों की नीलामी के खिलाफ अवामी तहरीक की जानिब से गांव दो ब्रह्मानी से वाही पांधी तक मार्च किया गया। मार्च में ख़वातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक थे। मार्च को अवामी तहरीक के मरकज़ी सीनियर नायब सदर नूर अहमद कातियार, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट साजिद हुसैन महसर, मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी माहनूर मल्ला, मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट राहिल भुट्टो, अवामी तहरीक के ज़िले दादू के सदर एडवोकेट नजीब रहमान महसर, एडवोकेट जुल्का चांडियो, सजागबार तहरीक के मरकज़ी सदर फाजिल खोसो, सिंधी शागिर तहरीक के रहनुमा आतिफ मल्ला, मुख्तियार गाइंचो, शेख जमाल ब्रह्मानी, लाल बख्श बिरोही, मियादाद ब्रह्मानी, कुरम रस्तमानी, मुनीर ब्रह्मानी, अब्दुल करीम लगारी, रियाज पेचोहो, सिंधियानी तहरीक के रहनुमा चुंगल ब्रह्मानी, जेबल ब्रह्मानी, वहीद बिरोही और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। मार्च से खिताब करते हुए नूर अहमद कातियार ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC के तहत कारुंझर के 36,000 एकड़ ज़मीन किसी कंपनी के हवाले करने का फैसला सिंधी अवाम मुस्तरद करता है। SIFC के तहत मुल्क को बेचने का अमल किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी CCI का ड्रामा बंद करे। मुराद अली शाह ने सिंधियों को अक़लियत में करने वाले मरदमशुमारी के नताइज भी CCI से मंजूर करवाए थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत कारुंझर की 36,000 एकड़ ज़मीन कंपनी के हवाले कर दी है। गोरख की 10,000 एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। काछो, दादू, उमरकोट, खैरपुर, बदीन और दीगर अजला की लाखों एकड़ ज़मीनें कारपोरेट ज़रई फार्मिंग मंसूबों के लिए दी जा रही हैं, जो सिंधियों को उनके अपने वतन में बेवतन करने की साजिश है। इस साजिश में मुल्क का सदारती हाउस मुलविस है। एडवोकेट साजिद हुसैन महसर ने कहा कि दरिया सिंध पर नए कैनाल्स और कारपोरेट फार्मिंग मंसूबे सिंधियों की नस्ल कशी के मंसूबे हैं।
सिंध की सकाफती और सयाहती अहमियत रखने वाले मकामात जैसे कारुंझर, गोरख, कींचर और हालेजवी की नीलामी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महानूर मल्ला ने कहा कि दादू ज़िले के काचो और दीगर इलाकों की 67,651 एकड़ ज़मीन और गोरख की 10,000 एकड़ ज़मीन के अलावा उमरकोट, खैरपुर और दीगर इलाकों की लाखों एकड़ ज़मीनें कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर कब्जे की नज़र हो रही हैं। एडवोकेट राहल भुट्टो ने इट्सा पर तनकीद करते हुए कहा कि PDMA की जानिब से सिंध में खुश्क साली का अलर्ट जारी होने के बावजूद इर्सा ने जाली NOC जारी करके पंजाब को चोलिस्तान कैनाल निकालने की मंजूरी दी है, जिससे सिंध के पानी पर कब्जा किया जा रहा है। इर्सा के अरकान जाली NOC जारी करके मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। एडवोकेट नजीबुर रहमान महसर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में जमहूरियत के नाम पर बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है और सिंधी अवाम की ज़मीनों और वसाइल को नीलाम कर रही है। अवामी तहरीक के रहनुमाओं ने कहा कि 6 नए कैनाल मुल्की सालमियत के लिए ख़तरा हैं। सिंध को इसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से सिंध की लाखों एकड़ ज़मीन और कई मीठे पानी की झीलें समंदर बुर्द हो चुकी हैं। कई झीलें खुश्क हो गई हैं। रामसर साइट्स ख़तरे में हैं, जिसकी वजह से मुल्क को सालाना अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में दरिया सिंध से 6 नए कैनाल से निकाल कर सिंध को मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के पश्तून आबादी वाले इलाके में बदअमनी के वाक़यात की रोकथाम और उन इलाकों के दीगर मसाइल के हल के लिए हिकमत अमली तैयार करने के लिए कोयटा में जिरगा आज तीसरे रोज़ भी जारी है। ये जिरगा पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़द हो रहा है, जो कि जुम्मे के रोज़ शुरू हुआ था। शदीद सर्दी के बावजूद एयरपोर्ट रोड पर वाक़ एक मकामी मैरिज हॉल में मुनक़्क़द होने वाले इस जिरगे में मुख्तलिफ़ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले कबायली और सियासी अमायदीन की एक बड़ी तादाद शरीक थी। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के ज़ेर एहतमाम कोयटा में मुनक़्क़द होने वाला ये 7वां जिरगा है। इन जिरगों के इनेकाद का ऐलान पार्टी के जानिब से ज़िला दक्की में गुज़िश्ता साल कोयला खानों पर होने वाले हमले के बाद किया गया था, जिसमें 22 मजदूर हलाक हुए थे। इस ऐलान के बाद ज़ोब, लोरा राई, सिब्बी, पशीन, किला, अब्दुल्ला, चमन में जिरगों के इनेकाद के बाद इन जिरगों की आखिरी सिलसिला कोयटा में मुनक़्क़द हो रहा है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का कहना है कि बदअमनी के वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली तरतीब देने के अलावा इन जिरगों में दी जाने वाली तजावीज़ की रोशनी में यहाँ की अराज़ी के बाहर के लोगों को अलाटमेंट रोकने और उनके इलाकों के लोगों को दरपेश मसाइल के हल के लिए एक लाए अमल तरतीब देना है। PK मैप के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि नवाज शरीफ दौर की शहरियत फैसले पर अमल नहीं हो रहा। कोयटा में ओलसी जिरगे से खिताब करते हुए महमूद अचकज़ई ने कहा कि ये जिरगा नाइंसाफ़ी की सख्ती से मज़म्मत करता है। मुल्क में तमाम अक़वाम को इसका हक़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि अमन इंसाफ से जुड़ा हुआ है, अमन कभी ताकत से नहीं आता। ये हकीकत है कि नाइंसाफ़ी की वजह से यहाँ बेअमनी है। सरबराह PK मैप ने मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ ने हुकूमत में ये फ़ैसला किया था कि यहाँ पैदा होने वालों को शहरियत मिलेगी। इसी फ़ैसले पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। उनका कहना था कि यहाँ पश्तूनों के यहाँ पैदा होने वाले बच्चे अब न अफ़ग़ानिस्तान न पाकिस्तान से हैं। बताया जाए हमारे मज़दूरों और गरीबों को किस बिना पर कत्ल किया गया। बलोच यकजहती कमेटी ने बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन में एक बड़ा इज्तिमा मुनक़्क़द किया, जबकि इलाके में मोबाइल सर्विसेज में ताअत्तुल को रिपोर्ट किया गया। हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान शाहिद रिंद ने DawnNews.tv को बताया कि पाकिस्तान के हर शहरी को किसी जगह जमा होने का आईनी हक़ हासिल है। ताहम बलोच यकजहती कमेटी बलूचिस्तान में दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद इवेंट का इनेकाद कर रही है। उनका कहना था कि इस सूरत हाल में ये मकामी इंतज़ामिया पर मुनहसर है कि वो रैली की इजाज़त देते हैं या नहीं। शाहिद रिंद ने मज़ीद बताया कि सूबे भर में सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए और किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए दालबंदीन में इंटरनेट बंद किया गया। बलोच यकजहती कमेटी के एक मुनतज़िम बीबर्ग बलोच ने डॉन को बताया कि दालबंदीन, चाग़ी और नौशकी में गुज़िश्ता 3 रोज़ से मोबाइल सर्विसेज मुअत्तल हैं। बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा डॉक्टर महारंग बलोच और डॉक्टर सबिहा बलोच, शाहजी सबकतुल्लाह समीदीन बलोच और दीगर शख्सियात ने इज्तिमा से खिताब किया।
انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو پاکستان کے معدنی وسائل کو لوٹنے کی اجازت نہیں دیں گے. کوئی بھی میگا پروجیکٹ بلوچ عوام کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہوگا. اپنی تقریر میں انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ صوبے میں ہونے والے مظالم کا نوٹس لیں. ریاست بلوچوں کو یہ باور کروا رہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کی حیثیت ایک جانور سے بھی بدتر ہے. انہوں نے کہا کہ سرزمین کے دفاع کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہر جابر کا مقابلہ کیا، غلامی قبول نہیں کی. بلوچوں کو یہ چاہیے کہ وہ خاموشی کو ختم کرے. پوری دنیا کو بتا دو کہ نسل کشی کسی بھی صورت قبول نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے وسائل بلوچوں کے ہیں. بلوچوں کی مرضی کے بغیر کوئی معاہدہ قبول نہیں ہے. اپنی تقریر میں انہوں نے بیرونی سرمایہ کاروں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سیندک اور ریکوٹک کے سونے اور تانبے سے مالا مال علاقے ترقی اور خوشحالی کی علامت بننے کے بجائے لوٹ مار اور جبر کی یادگاروں میں تبدیل ہو چکے ہیں. آپ کی سرمایہ کاری اور معاشی تعاون ترقی کے آلات نہیں بلکہ مصائب اور گہرے ہونے کے ہتھیار ہیں. ڈاکٹر مہارنگ بلوچ نے کہا کہ حقوق انسانی کے پامالی کے ساتھ بلوچستان میں لوگوں کا معاشی استحصال بھی جاری ہے. چاقی میں سونے تانبے کے ذخائر کے باوجود لوگوں انتہائی پسماندگی سے دوچار ہیں. یہاں ایٹمی تجربات کی وجہ سے تابکاری کے اثرات سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. 28 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات ہوں گے یا نہیں؟ بانی پی ٹی آئی نے پہلے پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کروانے کا مطالبہ کر دیا. مذاکراتی کمیٹی کے بانی سے ملاقات کے بعد ہی مزید بات چیت کا فیصلہ ہوگا. پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بانی نے کہا کہ اگر مذاکراتی ٹیم کو نہ ملے دیا تو مذاکرات نہیں ہوں گے اور اگر عدالتی کمیشن نہ بنا تو مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے. سلمان اکرم راجہ نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ کو خط لکھا ہے جس میں پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کی تفصیلات بتائی ہیں. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ علی امین کو ان کی درخواست پر صوبائی صدر کے عہدے سے ہٹایا گیا. جبری گمشدگیوں کے خلاف وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا احتجاجی کیمپ کوئٹہ پریس کلب کے سامنے 5711ویں روز جاری رہا. کوئٹہ سے سیاسی سماجی کارکنان ریحان بلوچ، نور احمد بلوچ، ظفر بلوچ اور دیگر نے آ کر اظہار یکجہتی کی. اس موقع پر تنظیم کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے وفد سے کہا کہ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کو حکومت میں لانے کا مقصد بھی بلوچ نسل کشی میں اپنے لیے دست راست کا انتظام کرتا تھا اور اسی کے ساتھ ہی بلوچستان میں ایک بہت خونی آپریشن کا منصوبہ بنایا گیا جس کی شروعات کے لیے راہ ہموار کیا جا رہا ہے اور جس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ اگر پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ نہتے اور بلوچوں کو شہید کر کے وہ بلوچ کی نسل کشی کو دنیا سے ختم کرے گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ سرزمین کی سرحدوں کی حفاظت اور قومی بقا کی جنگ قوموں کو ختم نہیں کر سکتی. بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر کے ڈپٹی کمشنر نے سیاسی جماعتوں کو جاری دھرنا فوری طور پر ختم کرنے کا حکم دیا ہے. یہ فیصلہ موجودہ امن امان کے خراب صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ضلع انتظامیہ دھرنے کے تمام مطالبات سے آگاہ ہے اور ان پر مذاکرات کے بعد کئی نکات پر پیش رفت ہو چکی ہے. تاہم عوامی مفاد میں مزید کسی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے بلوچستان حکومت نے صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. واضح ہے کہ آل پارٹیز گوادر کے احتجاجی کیمپ 1 مہینے سے زیادہ جاری ہے. 1 ماہ سے آل پارٹیز گوادر دھرنا دے کر احتجاج کر رہا ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ بارڈر کاروبار میں رکاوٹیں ختم کی جائیں، غیر قانونی چیک پوسٹیں ختم کی جائیں اور بحر بلوچ میں غیر قانونی جالوں کے شکار پر پابندی لگائی جائے. جامعہ بلوچستان اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہے جس کے نتیجے میں اساتذہ اور ملازمین کو دسمبر 2024 کی تنخواہیں تاحال ادا نہ کی گئیں. اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے صدر پروفیسر ڈاکٹر کلیم اللہ بڑیج نے اس صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ اور ملازمین کے زندگیاں روز بروز مشکل ہوتی جا رہی ہیں. انہوں نے صوبائی حکومت اور HEC کی عدم توجہی پر افسوس کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ بروقت فنڈز کی فراہمی یقینی بنائی جائے. تربت کے علاقے چاہسر میں چھاپہ مار کر زمین سرور نامی نوجوان کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا. لاپتہ نوجوان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ رات تقریباً 2 بجے اہلکار ان کے گھر میں داخل ہوئے، گھر کو مکمل تلاشی لی اور زمین سرور کو حراست میں لے کر
नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तजज़िये और तबसरे। नया किराया अवाम के लिए रेड अलर्ट के उन्वान से शायान तमसील ने लिखा। रेड बस एक गरीब की सवारी थी, लेकिन अब उस पर भी सिंध हुकूमत का कहर टूट पड़ा है। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के बासियों के लिए एक नई मुसीबत या यूं कहें कि एक और तोहफा तैयार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कराची की मशहूर ज़माना रेड बस सर्विस यानी पीपल्स बस सर्विस की, जिसके किरायों में 1 फरवरी से तारीखी इजाफा होने जा रहा है। सुना है वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने फरमाया है कि रेड बस के किरायों पर सब्सिडी कम कर रहे हैं और आवाम को 60% ज़्यादा किराया देना होगा। अब ज़रा हिसाब लगाएं, पहले किराया था 50 रुपये, 60% इजाफा हुआ तो बनता है 80 रुपये। लेकिन जनाब ये क्या, बसों पर जो नोटिफिकेशन लगाए गए हैं उनके मुताबिक 15 किलोमीटर तक का सफ़र 80 रुपये में होगा और इससे ज़्यादा का सफ़र 120 रुपये में। यानी ये 60% का हिसाब हमारी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। अगर 50 रुपये पर 120 रुपये का किराया लगाएं तो ये 140% बनता है। ये कैसा हिसाब है? ये तो वही बात हुई कि मेरा हिसाब मेरा ही हिसाब। अब ये समझ नहीं आता कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट रियाजी के किसी नए फार्मूले पर काम कर रहे हैं या फिर अवाम को बेवकूफ़ समझने की कोई नई तरकीब आजमाई जा रही है। लेकिन हम कराची वाले हैं, ऐसे हिसाबों के आदी हो चुके हैं। सिंध हुकूमत और कराची का इश्क तो सब पर आया है। कराची की ट्रांसपोर्ट का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। चिंगची रक्षों के भरमार है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत सब पर आया है। टूटी फूटी और फिटनेस से आरी बसों में अवाम दगरगू हालत में सफ़र करने के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स को मनमाने किराए देने पर मजबूर हैं। ऐसे में रेड बस एक गरीब की सवारी थी, लेकिन अब इस पर भी कहर टूट पड़ा है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कल अपनी ब्रीफिंग में कहा कि यह सब्सिडी ख़त्म करके मज़ीद इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी। वाह जनाब, क्या खूबसूरत ख्वाब दिखाया है। लेकिन हमें तो डर है कि कहीं ये इलेक्ट्रिक बसें भी दीगर बसों की तरह किसी डिपो की जीनत न बन जाए। याद है ना, अरबों रुपए खर्च करके बसें मंगवाई गई थीं जिन पर तकरीबन 16 अरब रुपए गैर मुसद्दिका से ज़ायद खर्च हुए थे, जिनमें से कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आधी से ज़्यादा आज भी डिपो में खाक फांक रही हैं। इसी तरह पीपल्स बस सर्विस पर भी अब तक अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसके बेड़े में तकरीबन 300 बसें शामिल हैं। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि उनमें से हर वक्त कितनी बसें सड़कों पर चल रही होती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नई इलेक्ट्रिक बसें भी इन्हीं बसों की तरह डिब्बों में खड़ी रह जाएं। अब एक तरफ तो महंगाई का ये आलम है कि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहा, और दूसरी तरफ हुकूमत है कि किरायों पर किराए बढ़ाई जा रही है, जिसे अवाम की जेबें पैसों से भरी पड़ी हैं। अरे जनाब, हम कराची वाले तो पहले ही मजलूम और लाचार हैं, ऊपर से ये सितम मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता। हम तो बस यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहम करे और हमें इन हुक्मरानों से निजात दिलाए। अब ये समझ नहीं आता कि हंसा जाए या रोया जाए, लेकिन हम कराची वाले हैं, हर मुश्किल का मुकाबला मुस्कुरा कर करते हैं। शायद इसीलिए हम आज तक जिंदा हैं। बातें तो बहुत ही जो की जा सकती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सिंध हुकूमत के कानों पर कौन सा जूं रेंगने वाली है इन बातों से। लेकिन चूँकि हम खुद रेड बस में सफ़र करते हैं तो बस की दीगर मुसाफिरों के अवामी और अमूमी तासरात भी यहाँ शामिल कर ही देते हैं। शायद कि तेरे कानों तक पहुँच जाए मेरी बात। अवामी आरा और ख़दशात। किराया बढ़ने के बाद रेड बस की अफादियत ख़त्म हो जाएगी। अब ये सफ़र आम आदमी के लिए बहुत महंगा हो जाएगा।
ریڈ بسوں میں پہلے ہی اتنا رش ہوتا ہے اور بسیں کافی انتظار کے بعد ملتی ہیں۔ اب کرایہ بڑھنے کے بعد لوگ کیوں ان بسوں میں سفر کرنا پسند کریں گے؟ حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانے پر توجہ دے، نہ کہ صرف کرایہ بڑھا کر عوام پر بوجھ ڈالے۔ مہنگائی کے اس دور میں کرایوں میں اضافہ کرنا غریب عوام پر ایک اور وار ہے۔ حکومت کے ان اقدامات سے لگتا ہے کہ وہ عوام کی مشکلات سے بالکل بے خبر ہے۔ یہ تو تھی عوامی آراء جو ہمیں کل سے اب تک ریڈ بس کے سفر کے دوران سننے کو ملی۔ 1 فروری کو کرائے بڑھنے کے بعد عوام ان حالات میں کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، یہ تو وقت آنے پر پتہ چل ہی جائے گا۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ حکومت کے ان اقدامات سے عوام میں سخت بے چینی پائی جاتی ہے۔ بدلتے چہرے کے عنوان سے لیاقت فہیم نے لکھا، کچھ عرصہ پہلے ایک میگزین میں انسانی چہروں کے بارے میں ایک مضمون پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ مضمون کا عنوان تھا سماجی ساخت کا انسانی شکل پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ مضمون میں کچھ فوٹو تھے جن کے نیچے لکھا تھا یہ جرائم پیشہ افراد کے چہرے ہیں۔ اس مضمون میں دراصل یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جرائم پیشہ افراد لمبے عرصے تک جیل میں رہیں تو قید بامشقت اور جیل کی دیگر صعوبتوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کے چہرے بے حس اور بے تاثر ہو جاتے ہیں۔ پہلی بار میں نے یہ فوٹو دیکھے تو میرے ذہن میں آیا کہ انگریز تو دور حکومت میں لکھی گئی کتابوں میں سندھ کے ڈاکوؤں کے پینسل اسکیچوں میں بھی کچھ ایسے ہی چہرے ہوتے تھے، یا پھر جنرل ضیاء کے دور حکومت میں فوج اور پولیس کے ساتھ مقابلوں میں مارے جانے والے ڈاکوؤں کے سندھی اخباروں میں جو فوٹو شائع ہوتے تھے ان کے چہرے بھی ایسے ہی ہوتے تھے۔ مذکورہ مضمون دراصل اس نقطۂ نظر سے تحریر کیا گیا تھا کہ پرانے وقتوں میں لوگ اپنے حلیے سے پہچان لیے جاتے تھے، لیکن اب ظاہری حلیہ آپ کے ہر جرم کو بچا بھی لیتا ہے۔ اب شہری مجرم کو آپ اس کے ظاہری لباس سے نہیں پہچان سکتے۔ وہ آپ کو عام دفتری شخص لگے گا، وہ آپ کے سامنے والے فلیٹ میں رہائش پذیر ہوگا اور آپ کو کبھی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا پڑوسی ایک عادی قاتل ہے۔ سندھ کے دیہات میں پرانے وقتوں میں لوگ جرائم پیشہ افراد کے ان کے کپڑوں، سندھی ٹوپی پہننے کے انداز، مونچھوں یا سر بالوں کی ایک خاص اسٹائل سے پہچان لیتے تھے کہ یہ بندہ ڈاکوؤں کے کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی جرائم پیشہ لوگ اپنے حلیے سے مجرم نظر آتے تھے اور پورے علاقے کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں شخص مجرم ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ بندہ اپنے پیشے کو چھپا نہیں سکتا تھا۔ جنرل ضیاء کے دور میں کئی بار ایسا ہوا کہ دیہاتی لوگوں کا لباس اور بالوں کا اسٹائل ان کے لیے موت کی دعوت بن کر آیا۔ ان دنوں بیشتر ایسے واقعات ہوئے کہ شام ہوتے ہی فوجی بھائی کسی روڈ پر کھڑے ہو جاتے، پھر ہر وہ آدمی جس کی مونچھیں بڑی ہوں یا ٹوپی نیچے پیشانی کی طرف زیادہ مڑی ہوئی ہو یا پھر ٹریکٹر پر بلند آواز میں سندھی گانے سنتا جا رہا ہو، یہ الفاظ دیگر جس کا حلیہ انہیں پسند نہ آئے تو اس کی خیر نہیں۔ ایسے بندے کو پکڑ کر بڑی پھینٹی چڑھاتے تھے یا اٹھک بیٹھک کرواتے تھے۔ دادو میں ہمارے ایک نامور فنکار گلشیر تنیوں کو ایسے ہی ایک واقعے میں اس بے دردی سے پیٹا گیا کہ وہ بیچارہ گھر پہنچتے ہی مر گیا۔ بات صرف یہ تھی کہ گلشیر نے سندھی ٹوپی ایک خاص اسٹائل میں پہن رکھی تھی، دیہاتی وضع کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور فوجی بھائیوں کے سوالوں کے الٹی سیدھی اردو میں جواب دیے ہوں گے۔ انگریز دور میں لاڑکانہ کے کلکٹر صاحب کے ہاں محمد دین بٹلر نام کا ایک مشہور چپراسی ہوتا تھا۔ سندھی لوگ اسے محمد دین بٹڑیل کہہ کر پکارتے تھے۔ محمد دین بٹڑیل سے لاڑکانہ کے بڑے بڑے جاگیردار بھی کانپتے تھے۔ مبادا اگر گورے کلکٹر کے کان میں کچھ کہہ دے تو زمیندار کی شامت آ جائے۔ سندھ کے دیہات میں لوگ آپ کو کہیں پر بھی یکساں حیثیت والی ٹیم کی طرح کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ان میں ایک ذیل الہی ہوگا اور دوسرے اس کے ماتحت ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ سندھ کے ہر بڑے دفتر میں آج بھی انگریز کلکٹر صاحب جیسے افسر موجود ہیں اور ان کے پاس محمد دین
बटरियल जैसा कोई नायब भी ज़रूर होता है। इस किस्म के सफ़ेद पोश गिरोहों ने सिंध में कई इदारों को अपनी मजबूत जकड़ में कस रखा है और वहाँ पर आम लोगों की एक भी नहीं चलती। इस तरह नीचे से लेकर ऊपर तक एक मुस्तकिल मफाद खोखले और खाली लोग मुसल्लत हैं। इन सरकारी और गैर सरकारी गिरोहों ने समाज के बीचों बीच दीवार खड़ी करके गरीब आबादी को देहात तक महदूद करके मफाद परस्त लोगों का आपस में एक शहर बना लिया है। इस शहर में बड़ी रौनक है और दूसरी तरफ देहात में रहने वाले आम लोग गुर्बत और हर तरह के जहनी परेशानियों में जल जल के जैसे भूत बन गए हैं। किसान भाई फौजी भाई के उन्वान से मोहम्मद हनीफ ने लिखा, बचपन में जब बुजुर्ग कोई बात हमारे ज़माने में से शुरू करते थे तो हम बोर हो जाते थे कि अब यही सुनने को मिलेगा कि बड़ों का एहतराम, बकरी का गोश्त, 12 आने सेर, न शुगर की बीमारी, न कैंसर, हिंदू मुस्लिम भाई भाई वगैरह का भाषण सुनने को मिलता था। अब हम खुद उम्र के इस हिस्से में आ गए हैं कि आपको धड़ल्ले से बता सकते हैं कि हमारे बचपन का ज़माना कितना अच्छा था। न इंटरनेट, न यूट्यूब, न केबल टीवी, अखबार या डाइजेस्ट। कोई शहर से आने वाला मेहमान छोड़ गया तो हमारी एंटरटेनमेंट हो गई। टीवी आ चुका था, लेकिन कुछ घरानों में कुव्वते ख़रीद होने के बावजूद बिद्दत समझा जाता था। रेडियो पता नहीं क्यों हलाल था और हर वक्त बजता था। शाम को मगरिब की नमाज से पहले फ़ौजी भाइयों का प्रोग्राम आता था, जिसमें फ़ौजी भाइयों की फरमाइश के गाने बजाए जाते थे और कभी कभी उनके खतूत पढ़कर सुनाए जाते थे, जिसमें वो दूर दराज के मुहाज़ों और मोर्चों से अपने घर वालों को अपनी खैरत का अहवाल देते थे और अपने बच्चों और गाय भैंसों बकरियों का हाल पूछते थे। मगरिब की नमाज के बाद किसान भाइयों का प्रोग्राम आता था, जो थोड़ा ज़्यादा खुला डुला होता था। उसमें उस वक्त के रेडियो सुपरस्टार निज़ामुद्दीन और मारूफ फिल्म साज सरमद खूसट के दादा सुल्तान खूसट गपशप लगाते थे, लतीफ़े शेर सुनाते थे। कभी किसी ज़रई माहिर को बुलाकर फसलों की बीमारियों और पैदावार बढ़ाने के तरीक़ों पर बात होती थी। अमेरिकी सिंडी के ख़तरात शायद पहली दफ़ा तब सुनने थे। फ़ौजी भाइयों और किसान भाइयों के प्रोग्राम के ज़बान हंसे मज़ाक गाने भी तकरीबन मिलते जुलते थे। हो सकता है कि हमें बचपन में सबको भाई भाई देखने की बीमारी हो, या ये भी हो सकता है कि उस ज़माने में ज़्यादातर फ़ौजी भर्ती किसान घरानों से ही होते थे। फ़ौजी भाइयों और किसान भाइयों के प्रोग्राम के बाद उस वक्त आई जब पाकिस्तान फ़ौज ने मुल्क में ज़रई इनकलाब लाने के लिए फ़ौजी फाउंडेशन के तहत एक नए इदारे का क़याम का ऐलान किया और फिर सब्ज़ पाकिस्तान के नाम से वस्ती पंजाब में एक जदीद फॉर्म का इफ्तिताह हुआ, खानेवाल के नज़दीक एक मुकाम पर। मुझे गांव का नाम पता है, लेकिन इसीलिए नहीं लिख रहा कि ये फॉर्म जितने भी जदीद हों आखिर हैं तो खेत, लेकिन हो सकता है किसी कानून के तहत ये दिफाई तनसीबात भी हों और उनका महल वक़ूफ़ बताकर राक़म किसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करना चाहता। बताया गया है कि ये जदीद फार्म बंजर ज़मीन को आबाद करके बनाया गया है। ये हमारे जदीद कारपोरेट किसानों का ही कमाल है कि उन्होंने इन वस्ती पंजाब के बीच बंजर ज़मीन ढूंढ ली। अगर कभी इस इलाके के आसपास का सफ़र किया हो तो इल्म होगा कि ये पाकिस्तान की ज़रख़ेज़ तरीन ज़मीन समझी जाती है और यहाँ के किसान बग़ैर किसी कारपोरेट फार्मिंग के भी निस्बतन खुशहाल हैं। मैंने ख़ुद 2 एकड़ काश्त करने वालों को अपने बच्चियाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते देखा है। ये ख़्याल भी आया कि अगर पाक फ़ौज काश्तकारी करेगी तो फिर काश्तकार क्या करेंगे, लेकिन फिर इस फार्म की वीडियो देखी तो तसल्ली हुई। हालांकि इस फार्म में ज़्यादातर काम खुद का मशीनी कर रही हैं।
لیکن کسان موجود ہیں، بس انہوں نے گرین پاکستان والے لوگوں کے ساتھ کوٹ اور ہیلمٹ پہن رکھے ہیں۔ ایک منشی نما شخص نے گوروں والا بیٹ بھی پہن رکھا ہے۔ پاک فوج کو کھیتوں میں دیکھنا ایک پرانا خواب بھی ہے۔ جب سپہ سالار جنرل راحیل شریف کو لاہور میں انڈین بارڈر کے ساتھ 80 ایکڑ سے زیادہ زرعی زمین الاٹ ہوئی تھی تو قوم نے خواب دیکھا تھا کہ جب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کرتا لاچا پہن کر اپنی زمین پر چارپائی ڈال کر مونچھوں کو تاؤ دیں گے تو پھر ہندوستان کو پتہ چلے گا کہ ہم کس مٹی سے بنے ہیں۔ جنرل راحیل شریف کو سعودی عرب میں بہتر نوکری مل گئی۔ اب پتہ نہیں ان کی زمین پر کارپوریٹ فارمنگ ہوتی ہے یا بس ٹھیکے پر دے دی۔ پاکستانی فوج کے غیر فوجی دھندوں پر کبھی کبھار تنقید ہوتی رہتی ہے، لیکن اب چونکہ فوج نے زرعی انقلاب اور سنگلاخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر قیمتی معدنیات نکالنے کی ٹھان رکھی ہے تو مان جانا چاہیے کہ فوج کے پاس یہ سب کچھ کرنے کے لیے FWO جیسے ادارے موجود ہیں جو ملک کے طول و عرض میں سڑکوں اور پلوں کا جال بچھا چکے ہیں۔ ان کے پاس بنجر زمینوں کو آباد کرنے اور پہاڑوں کا سینہ چیرنے کے لیے ہیبت ناک مشینری بھی موجود ہے۔ پاکستان کی جیت دفاعی تجزیہ نگار عائشہ صدیقہ کو ایک انٹرویو میں فوج کے زرعی انقلاب کے راستے میں حائل مشکلات کا ذکر کرتے سنا۔ انہوں نے ہاریوں اور چھوٹے کسانوں کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ اس زرعی انقلاب کے لیے پانی کہاں سے آئے گا۔ پھر انہوں نے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کو مخاطب کر کے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زرعی انقلاب شروع کرنے کے بعد منیر نیازی کا یہ شعر پڑھتے پائے جائیں۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ تجزیہ جیسا بھی ہو، لیکن اگر کوئی تجزیہ نگار اس میں منیر نیازی کا شعر جوڑ دے تو میں اسبات میں سر ہلا دیتا ہوں۔ لیکن عائشہ صدیقہ سے نہایت ادب سے اختلاف کرنا چاہوں گا، کیونکہ اگر واقعی جنرل عاصم منیر کو ایک اور دریا کا سامنا ہوا تو انہیں منیر نیازی یاد نہیں آئے گا۔ وہ FWO والوں کو بلا کر کہیں گے بناؤ ایک اور پل اس دریا پر، دوسری طرف والی بنجر زمین پر بھی ایک کارپوریٹ فارم بناتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت۔ یاد رکھیں، موت آنے تک جاری رہنے والی جد و جہد کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ ساتھ سلامت۔ اواں جی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سنتھ لنڈن